ड्रामा के स्टार्टिंग में जिन इस कहानी के हीरो सेंजो से मिलने के लिए जाती है। वो एक होटल में स्टे किया हुआ था, लेकिन गार्ड्स सेंजो को बिना अपार्टमेंट के उससे मिलने ही नहीं दे रहे थे। जिन गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर जाना है तो ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके जाओ विंडो के थ्रू, हम तो जाने नहीं देने वाले हैं। और जिन वैसा ही करती है। उसे सेंजो से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो बिल्डिंग का विंडो इस्तेमाल करते हुए सेंजो के फ्लोर तक जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर सेंजो उस कमरे में अपना बिजनेस का प्रोजेक्ट देख रहा था, तभी जिन वहाँ पर पहुँचती है। विंडो के थ्रू वो अंदर एंटर करती है और अचानक से गिरने लगती है। सेंजो उसे संभालने के लिए जाता है तो वो उसी के ऊपर गिरती है। सेंजो उस पर गुस्सा करते हुए उसे खुद से अलग होने के लिए बोलता है, लेकिन जेन यहाँ पर उसे कह रही थी कि एक बार मेरी बात सुन लो। असल में मैं यहाँ पर आया था बस तुमसे बात करने के लिए, ताकि तुम मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सुन सको। सुनो, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सेंजो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे एक स्ट्रेंजर समझ के वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। तब जेन वहाँ पर उसके सामने ही रोने लगती है और उसे इमोशनल ड्रामा करने लगती है। सेंजो गार्ड्स को कॉल कर देता है और जेन को वहाँ से लेके जाने के लिए कहता है। जेन यहाँ पर सेंजो का पैर पकड़ ली थी, उसे जाने ही नहीं दे रही थी। गार्ड्स उन दोनों को ऐसे देख करके ये सोचने लगते हैं कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सेंजो जेन पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर जेन को रोते हुए देख करके सेंजो को उसे अपनी एक बचपन की दोस्त याद आने लगती है। अभी वो इमोशनल होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सेंजो की मॉम जीजी को लेकर के इधर आने लगती है। यहाँ पर सेंजो की मॉम चाहती थी कि जीजी से उसकी शादी हो जाए। वो भी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। सेंजो जल्दी से जिन को अंदर वार्डरोब में छुपाता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। सेंजो की मॉम से कह रही थी कि वो जीजी से अपना मिलना जुलना क्यों नहीं बढ़ाता है। वो चाहते हैं कि वो दोनों शादी कर ले, लेकिन सेंजो आज भी उन्हें टाल करके वहाँ से भेजने का प्लान कर रहा था। तभी सेंजो की मॉम को जिन का ईयरिंग उस कमरे में मिल जाता है और वो सोचने लगती है कि सेंजो के कमरे में लड़की की ईयरिंग क्या कर रही है। इट मीन्स कि ज़रूर ही सेंजो की कोई गर्लफ्रेंड है। वो उसे कमरे में ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर उस वार्डरूम में वो जेन को देख लेती है। दोनों ही ये देख करके शॉक हो जाते हैं और जीजी गुस्सा करने लगती है कि सेंजो के लाइफ में दूसरी लड़की कैसे हो सकती है। उसकी मॉम को तो ये लगने लगता है कि वो दोनों यहाँ पर रिलेशनशिप में है। वह जेन को उसकी गर्लफ्रेंड समझने लगती है। जेन को ये अच्छा मौका दिखता है। वो सेंजो की मॉम से जेन सेंजो की गर्लफ्रेंड ही बन करके बात करती है। उसकी मॉम जीजी से कहती है कि बेटा तुम तो देख रही हो कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों ना अब तुम अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ लो। ये कहते हुए वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाती है और उन दोनों को उसी होटल के कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देती है। उनके जाने के बाद यहाँ पर अब सेंजो की मॉम को तो ये बात पता चल चुका था। अब वो जिन से कहता है कि देखो ठीक है, तुम रोना धोना कर रही हो, तुम्हें अपनी कंपनी के लिए 10 मिलियन चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये उधार नहीं दे रहा हूँ। बदले में यहाँ पर मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे सही लगा तो हम उस पर वर्क करेंगे। अब जेन इस बात को मान जाती है। फिलहाल सेंजो उसे 10 मिलियन का उधार देता है। उनके बीच बात ये थी कि जैसे ही जेन की कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो सेंजो को उसका पैसा लौटा देगी। जेन इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बाहर निकलते ही अपनी ऑफिस की एक फ्रेंड को कॉल करके ये बातें बताती है। उसकी कंपनी डूब रही थी। असल में वो अपनी पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से अलग होकर के रहती है और जिन ने शुरुआत से ही अपना सारा काम खुद किया है। वो लड़कों पे या किसी पे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करती है। इसी वजह से उसने अपनी कंपनी भी स्क्रैच से शुरू की थी। उसे कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सेंजो से बात करने का डिसाइड की थी। वहाँ से वो बाहर निकलती है। अब गार्ड्स तो उसे रोक ही नहीं पा रहे थे। अगले दिन जब वो अपनी सिटी वापस लौट रही थी, तभी सेंजो भी वहाँ से जा रहा था। जेन को वो देख करके एक बार सोचता है कि क्यों ना वो जेन को लिफ्ट दे दे। उसका सेक्रेटरी भी जानबूझ करके यहाँ पर कार रोका हुआ था। उसे सेंजो और जेन के बीच कल रात क्या हुआ पता था।
कुछ सोचने के बाद सेंजो अभी जिन को लेने के लिए कार से निकलता ही है कि तभी जिन का बचपन का फ्रेंड यान वहाँ पर आ जाता है उसे रिसीव करने के लिए। जो यान था वो जिन को पसंद करता था, लेकिन ये बात जिन को पता नहीं था। गुस्सा होकर के सेंजो वहाँ से जाने लगता है और जो कुछ भी अब जिन को उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराने वाला था। उसका सेक्रेटरी तो समझ ही रहा है कि सेंजो यहाँ पर जेलस फील कर रहा है। वो जिन को मैसेज डालता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड तुमसे बात करना है तो मेरे ऑफिस आ जाना। वो यान को बताती है कि सेंजो ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए ऑफिस बुलाया है। वो उसे कुछ कहता नहीं है, कह भी क्या सकता था। फिर जन अपने ऑफिस जाती है, वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ उसके आने का वेट कर रहे थे। जन बताती है कि उसे सेंजो की तरफ से इन्वेस्टमेंट तो मिल गया है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट तैयार करना होगा और जब तक सेंजो को प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है तब तक वो हमें पूरी तरीके से ओके नहीं करने वाला है। सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश हो जाते हैं। जन ने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली थी कि अगर कंपनी डूबती है तो सारे एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी अपनी सेविंग से देगी, अपने घर को भी वो गिरवी रखेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जो ये एम्प्लॉयज़ थे तो उसके लिए काफ़ी लॉयल थे और वह जैन के लिए काम करने के लिए तैयार थे। जैन यहाँ पर ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तभी उसे सेंजो के सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि सेंजो जो है वो ऑफिस पहुँच चुका है और वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुला रहा है। जैन अपना भी प्रोजेक्ट लेकर के सेंजो से उस बारे में बात करने के लिए ऑफिस पहुंचती है। उसके पास अपॉइंटमेंट था नहीं, उसकी सेक्रेटरी उसे जाने नहीं दे रही थी। जीजी भी सेंजो के कंपनी में काम किया करती थी। यहाँ पर जो जीजी थी वो जैन का देख करके मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है, सेंजो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, तुम्हारे पास उसका नंबर भी नहीं है, तुम्हें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। बड़ा खुद को उसकी गर्लफ्रेंड कहा करती थी। अब जेन उसे कहती है अब तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो कहती है कि तुमसे तो बेहतर ही हूँ ना, जो कि लड़का मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। तभी सेंजो वहाँ पर आता है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है तभी जेन सबके सामने जा करके उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से कि सबको ये बात प्रूफ हो जाता है कि सेंजो और जेन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर सेंजो जीजे को डांट लगाते हुए उसे उसकी जॉब पोजीशन से डिमोट कर देता है और बोलता है कि असल में बस बहुत हो गया यहाँ पर, जेन मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बात कल मैंने खुद अपनी मॉम के सामने तुम्हें बताया था। खबरदार जो मेरी गर्लफ्रेंड को हैरेस करने का कोशिश भी किया तो। ऑफिस में अब सबको पता चल जाता है कि जेन असल में सेंजो की फियांसे और उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों लिफ्ट में जाते ही अलग हो जाते हैं। जेन उसे कहती है ज़्यादा नहीं सोचने के लिए, असल में ये ऐसा सिचुएशन था, दैट्स वाई जेन को उसे किस करना पड़ा। वो दोनों कंपनी में अंदर जाते हैं। पहले तो वो लोग सेंजो के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा रहा था। सेंजो और जेन दोनों अपनी अपनी शर्तें रखते हैं। सेंजो की कुछ शर्तें ऐसी थी जैसे कि जब तक जेन उसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है तब तक वो किसी और लड़के के साथ नहीं हो सकती है। इट मीन्स कि वो सेंजो को धोखा नहीं दे सकती है। जेन भी उसे कहती है कि हाँ ठीक है और वो उसके पर्सनल मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। सेंजो का कहना था कि वो 24/7 उसके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। वो जब भी कॉल करके उसे बुलाए तो उसे आना ही पड़ेगा, फैमिली इवेंट्स भी अटेंड करना पड़ेगा। जेन सारी बातों को मानती है और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तभी वहाँ पर सेंजो के फादर उसे कॉल करते हैं। वो चाहते थे कि जीजी से उनकी शादी हो जाए और जब उन्हें पता चलता है कि जीजी को उसने ऐसा बोला है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन सेंजो को उसके डैड से बनती नहीं थी। वो अपनी फैमिली से जेन को मिलने के लिए लेके जा रहा था। अब गर्लफ्रेंड को ऐसे शॉर्ट ड्रेस में तो लेके जा नहीं सकता था। दैट्स वाई उसे अपने पैसों से एक सिंपल सीधी सादी लड़की वाला ड्रेस बाई करता है और फिर उसे पहना करके अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में थी, दैट्स वाई जेन को ये सब कुछ करना पड़ता है। जेन इन ड्रेसेस में भी काफ़ी प्रिटी लग रही थी। जेन को सेंजो कहता है कि बस तुम्हें मेरी फैमिली को इम्प्रेस करना है। वो कहती है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तुम्हारी मॉम को तो मैं पसंद ही हूँ। इसके बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ पर कि सेंजो की मॉम तो जेन को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करती है और वो खुश थी कि वो यहाँ आई हुई है। लेकिन जो सेंजो के डैड थे
वो उसे स्टडी रूम में लेकर के जाते हैं उसे डांट लगाने के लिए। उन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जेन एक गरीब बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करती है, तो फिर वहाँ पर वो उसकी शादी सेंजो से किसी हालत में नहीं करा सकता था। जेन यहाँ पर सेंजो की मॉम से बैठ करके बातें कर रही थी। बातें करते करते वो उनकी फैमिली के लिए लंच भी बनाने लगती है। जेन को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। वो उसकी मॉम के साथ मिलकर के लंच प्रिपेयर करती है। सेंजो के डर तो नाक चढ़ा करके बैठे थे और वो जेन का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। सेंजो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपने मिल लिया ना मेरी गर्लफ्रेंड से, फ़िलहाल इसके ऑफिस में काम है तो मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो जेन को वहाँ से लेकर के जाते हैं। जेन को नहीं पता कि उसके फादर उसे क्यों नहीं पसंद करते हैं। रास्ते में वो कहता है कि तुम्हें मेरे फादर की बात ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा बर्थडे है तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर की चीज़ें और ज़्यादा हमारे बीच ऑफिशियल हो जाएगी। जेन इस बात से मान जाती है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी। वो सेंजो के साथ जीजी को देख करके जेन को देख करके गुस्सा करने लगती है। सेंजो से कहता है अब जेन मेरी गर्लफ्रेंड 120 में उसे अपने साथ नहीं लेकर के आऊँगा तो कैसे लेकर के आऊँगा। लेकिन जीजी यहाँ पर जानबूझ करके ये बोल रही थी कि मुझे भरोसा नहीं है कि असल में सेंजो यहाँ पर जेन का असल में बॉयफ्रेंड है। अब सेंजो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपने दोस्तों को भी इस बात का प्रूफ देना था कि असल में जेन उसका रियल गर्लफ्रेंड है। तो गेम खेलते समय जब उन दोनों को किस करने के लिए बोला जाता है तो सेंजो आगे बढ़ के जेन को कुछ ज़्यादा ही पैशनेटली किस करने लगता है, जिसे देख करके जीजी की तो जल भुन जाती है और सेंजो के दोस्त कंफर्म हो जाते हैं कि वो दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं। सेंजो को आज तक उन्होंने कभी इतनी लड़की किसी के करीब देखा नहीं था। लौटते समय जेन यहाँ पर थोड़ा सा सेंजो पर गुस्सा करती है और बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो कहता है जैसे तुमने पिछली बार किया था सिचुएशन भी कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग था। जेन और सेंजो के बीच इस बात को लेकर के थोड़े से लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो जाते हैं। अब उनके ग्रुप में सब जगह ये बातें फैल जा रही हैं कि सेंजो और जेन असल में दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वो जेन को जहाँ जाना था वहाँ उतार करके फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है। अगले दिन जेन सेंजो को प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैसेज करती है, लेकिन वो उसके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। वो उसके सेक्रेटरी को फ़ोन करती है, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि सेंजो ऑफिस नहीं आया है। वो उसकी मॉम को कॉल करके सेंजो के फ्लैट का एड्रेस लेती है, क्योंकि उसका सेक्रेटरी तो उसे एड्रेस दे नहीं रहा था। प्राइवेसी कंसर्न बोल करके जेन सेंजो के फ्लैट पर पहुँच जाती है। वहाँ जाती ही वो उसे अपना रिसेंट प्रोजेक्ट दिखाने लगती है, जहाँ पर कि सेंजो उसे कहता है कि उसे फीवर है। अब क्या वो उसकी ऐसी हालत में उसे प्रोजेक्ट दिखाएगी। जेन यहाँ पर उसे कहने लगती है अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे बॉस हैं, भला हम कैसे ही आपको ऐसे में प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। तो वो यहाँ पर सेंजो का केयर करने लगती है, लेकिन सेंजो मौके का फ़ायदा उठाता है। यहाँ पर वो उसे दवा खिलाने के लिए बोलता है, उसे खाना बनाने के लिए बोलता है, साथ ही में उसे यहाँ पर घर की साफ़ सफाई भी करने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेन को ये सब कुछ करना पड़ता है, ये सोचते हुए कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका प्रोजेक्ट पर वो ध्यान नहीं देगा। उसके लिए प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जेन की फ्रेंड भी उसे यही सजेस्ट करती है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली सेंजो रेस्ट कर पाता है। जेन यहाँ से नहीं जाने का डिसाइड करती है। वो भी उसी के कमरे में सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह वो जग कर के हॉल में जाती है तो सेंजो उसे कहता है मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा तुम्हारा, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। सेन खुश होकर के वहाँ से निकलती है। ऑफिस जाकर के अपने लोगों को बताती है कि फाइनली हमारा प्रोजेक्ट पास हो चुका है और सेंजो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है। इस बात से उसके एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो लोग मन लगा करके काम करने लगते हैं। एक दिन बीत जाता है। जेन ने सेंजो को कोई मैसेज नहीं किया था, कोई कॉल करके उसका हालचाल नहीं लिया था। तभी वहाँ पर सेंजो सोचता है कि वो उसे कैसे कांटेक्ट करे, तो वो उसे कॉल करके बोलता है शाम में मेरे फ्रेंड्स की गैदरिंग है और तुम्हें उसमें आना पड़ेगा। जेन काफ़ी टायर्ड भी थी काम कर करके, लेकिन उसकी मजबूरी थी। सेंजो के साथ वो उसके दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। दोनों यहाँ पर पार्टी वार्टी करते हैं। रास्ते में लौटते समय वो काफ़ी टायर्ड थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और उसे साफ दिख रहा था
सेंजो ने बस यूं ही उसे परेशान करने के लिए बुलाया था, तो वो उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है और कार से उतर के जाने लगती है। थोड़ी ही आगे बढ़ती है तो उसके ऑफिस के फ्रेंड और उसका वही दोस्त यान उसे लेने के लिए आ जाता है। वो लोग सब साथ में रोड साइड स्टॉल पर बैठ करके खाना खा रहे थे। जेन यहाँ पर थोड़ी सी ड्रम थी और वह सेंजो की बुराई करने लगती है कि मैं तो वही सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं 10 मिलियन कमाऊँ और सेंजो को अपने लाइफ से निकाल दूँ। वो बहुत ही बुरा इंसान है। कल रात मैंने उसका इतना ख्याल रखा था और उसे तो मेरा ख्याल ही नहीं है। उस समय सेंजो अपने सेक्रेटरी के साथ घर लौट रहा था। जेन को ये बात करते हुए सुनता है। वो यान से दोबारा यहाँ मिल रहा था और ये देख करके उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। वो उसके दोस्तों के बीच में से जानबूझ करके जेन को वहाँ से लेकर के जा रहा था। साथ ही में जेन की फ्रेंड भी थी। वो सेंजो के बिहेवियर से तो थोड़ी सी डरी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका ये बिजनेस कॉपरेशन भी खराब हो। वो उसे उसके घर छोड़ता है। अगली सुबह जेन की नींद खुलती है तो उसकी सेक्रेटरी से गुड न्यूज़ देती है कि जो उनका प्रोजेक्ट था वो तो वायरल हो चुका है। सेंजो ने उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके सच में बहुत अच्छा कमाया था और जो जेन थी वो बहुत ही अच्छा अब कमा पा रही थी। वो ये गुड न्यूज़ सेंजो को देने के लिए जाती है। साथ ही में उनका ये 10 मिलियन का जो डील था वो ख़त्म होने वाला था। जेन इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट पाते ही सबसे पहले सेंजो को वो लौटाएगी। इसके बाद वो उससे ये डील ख़त्म करेगी। लेकिन सेंजो ऐसा नहीं चाहता था कि जेन के साथ ये डील ख़त्म हो। वो जेन को अपनी मन की फीलिंग बताने के बजाय उसे कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम मोहर बांध करके रखने का डिसाइड करता है। जिसके लिए वो आगे क्या कुछ करेगा वो लिटरली काफ़ी फ़नी है। जेन अपने ऑफिस जाती है, अपने लोगों से मिलती है। सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जिनने देखते देखते ही 10 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था। सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी देने के बाद अब उसके लाइफ का सबसे पहला काम था कि सेंजो के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना। दैट्स वाई प्रॉफिट के पैसे लेकर के जो कुछ भी उनकी शर्तों में लिखा था उसे लेकर के वो कल ही सेंजो के ऑफिस पहुंच जाती है। सेंजो उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कुछ और लाइंस दिखाता है। उसे लगा था कि जिन ने कहाँ ही इन चीज़ों को प्रिपेयर किया होगा, लेकिन जिन ने यहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। वो उसे कहती है कि आज से हमारा ये डील यहीं पर ख़त्म हो रहा है। मैंने तुम्हें तुम्हारे वो 10 मिलियन भी लौटा दिए हैं। हालांकि सेंजो थोड़ा सा यहाँ पर सैड हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो वो असल में जिन को रोक नहीं सकता था। जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो उसकी फ्रेंड को जीजी परेशान कर रही थी, ये कहते हुए कि तुम लोगों की तो औकात ही नहीं है, आ जाते हो सन के साथ डील साइन करने के लिए। जिन बीच में आती है और कहती है कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं ना हूँ। अपना पावर दिखाने के लिए मैं लड़कों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं खुद ही जो खुद का करती हूँ वो करना होता है। तभी वहाँ पर सेंजो के डैड जीजी को कॉल करते हैं और उसे घर बुलाते हैं। जीजी तो ये शो ऑफ कर रही थी कि देखना जल्दी ही सेंजो की शादी उससे होने वाली है। जेन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जेन के मन में सेंजो के लिए अब तक कोई फीलिंग नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेन और जीजी दोनों ही सेंजो से बात करने के लिए चले जाते हैं। उसके डैड यहाँ पर आए हुए थे और जीजी जानबूझ करके जेन को उसकी औकात दिखाने के लिए लेके गई थी। कमरे के अंदर सेंजो अपने डैड से कह रहा था कि जीजी बेवकूफ़ है, जेन को आप बिना किसी काम का समझते हैं। देखिए सिर्फ 2 महीने के अंदर उसने हमारी कंपनी को 10 मिलियन का प्रॉफिट दिया है। वो लड़की बहुत टैलेंटेड है, इसी वजह से मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा? फिर भी उसके फादर के लिए ये बातें भी कम थे। उसे तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली लड़की चाहिए थी जो कि ये शादी के बाद सेंजो की फैमिली को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। लेकिन जो कुछ भी सेंजो ने जेन के बारे में कहा था वो असल में फैक्ट था। जेन ने उसकी कंपनी को प्रॉफिट तो अच्छा खासा दिया था। जेन और जीजी दोनों ही सेंजो और उसके डैड के कन्वर्सेशन की बातों को सुन लेते हैं। सेंजो अपने डैड से कहता है कि वो जो जेन से प्यार करता है और वो उसे छोड़ करके किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसके फादर यहाँ पर जेन को देखते ही गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जीजी उनके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर जेन से कहती है अब तुमने अपने फादर के सामने मेरी इतनी बड़ाई की है, मेरी इज्जत रखी है, तो चलो लास्ट टाइम मैं भी तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ।
तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाना होगा ना, क्योंकि वो लोग जीजी को लेकर के तुम्हें प्रेशराइज करेंगे, तो मैं जीजी से तुम्हारा रिश्ता फाइनल के लिए ही तोड़वाने के लिए तैयार हूँ। सेंजो से कहता है कि नहीं नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन कहती है कि नहीं, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अब तुमने मेरी कंपनी को क्राइसिस से निकाला है तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगी। सेंजो के साथ वो घर पहुँचता है, जहाँ पर किन के घर में फैमिली डिनर हो रहा था। सेंजो की मॉम जेन से अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन जीजी, उसकी फैमिली और सेंजो के फादर जेन को यहाँ देख करके खुश नहीं थे। वो लोग सेंजो पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो जेन को यहाँ क्यों लेकर के आया है। यहाँ पर उसके और जीजी के एंगेजमेंट का बात चल रहा था। जीजी की फैमिली जानबूझ करके पीछे पड़ी हुई थी ताकि सेंजो से उसकी शादी हो जाए। वो लोग अपने अमीर अंकल को भी यहाँ पर बुलाए हुए थे ताकि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से सेंजो के फादर जीजी का एंगेजमेंट सेंजो से फिक्स कर दें। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो तब होती हैं जब जीजी के अंकल यहाँ पर आते हैं और वो जेन को देखते हैं। असल में वो उसके ग्रैंडफादर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। वो जेन से बेटा बेटा करके बात करने लगते हैं। तब यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है कि जेन असल में कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर सेंजो की मॉम जीजी की फैमिली को क्लियर कर देती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उसने जीजी से ये बातें क्लियर कर दी हैं कि मेरा बेटा जेन से प्यार करता है तो वो उसी से शादी करेगा। जीजी का कोई चांस नहीं है। इसके बावजूद भी जीजी उसके पीछे पड़ी है, तो फिर ये आप लोगों की गलती है, हमने ऐसा नहीं कहा था। अब सेंजो के फादर भी यहाँ पर चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जेन यहाँ पर जीजी की फैमिली से कहीं ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और उन्हें तो सिर्फ अमीर लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। उसके अंकल कहते हैं कि अगर वो सेंजो से शादी करेगी तो उसे अपनी शादी में ज़रूर बुलाए। खाना वाना खाने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जेन सेंजो से कहती है, तुमने इसलिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हाँ कहा था ना, क्योंकि तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर का बैकग्राउंड पता था। सेंजो से कहते हैं, हाँ मुझे इस बारे में पता था, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे जेनुअली काफ़ी अच्छा लगा था। दैट्स वाई मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार था। जेन उसे कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन उसे उसके पेरेंट का कॉल आता है। जेन जब उससे मिलने के लिए जाती है, उसके पेरेंट उन्हें काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। उन्हें ये बात पता चल गया था कि सेंजो और जेन के बीच में क्या चल रहा है। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सेंजो के साथ जेन का कोई रिलेशन हो। इसका एक बड़ा कारण था जो कि हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला था। यहाँ पर जेन अपने पेरेंट्स से कहती है कि नहीं मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सेंजो के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थी। उसने मेरी कंपनी में हेल्प किया और मैंने उसे फैमिली प्रेशर से पीछे छुड़ाने में। उसके फादर यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, दुनिया का कोई भी लड़का चलेगा लेकिन सेंजो नहीं। जेन को उससे दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। उन्होंने उसे बहुत आज़ादी दी है। वो नहीं चाहती थी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को यूज़ करना, फिर भी उन्होंने उसका हेल्प किया है। कल जेन को पार्टी में जाना है, वहाँ पर कुछ अपने ब्लाइंड डेट्स से मिलेगी। उनमें से जेन किसी को भी चूज कर ले, लेकिन वो सेंजो के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। नहीं चाहते हुए भी सेंजो को अपने माँ बाप का बात मानना पड़ता है। अगली सुबह जब उसके घर में उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि सेंजो के 18 मिस कॉल्स हैं। वो ये देख करके काफ़ी परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए पहुंचती है, ये सोचते हुए कि कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। सेंजो से कहता है कि वो उसे कंपनी से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बनाने के लिए फ़ोन किया था। जेन उसे कहती है, ओह प्लीज़ यार, अगली बार मैसेज डाल देना। तुम्हें पता है 18 कॉल्स देख करके मैं कितना परेशान हो गई थी। सेंजो से कहता है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, दैट्स वाई मुझे तुम्हें इस तरीके से कॉल करना पड़ा। दोनों ऑफिस के बारे में बात करते हैं और जेन वहाँ से फिर अपने ऑफिस लौट जाती है। सेंजो अपने सेक्रेटरी से इस बारे में पूछता भी है कि उसे जेन को पटाने के लिए क्या करना चाहिए। अब उसका सेक्रेटरी जितना कुछ जानता था वो यहाँ पर सेंजो को ज्ञान दे देता है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि सारे रिलेशनशिप अलग होते हैं, सारे इंसान अलग होते हैं, तो आप एक ही ट्रिक इस्तेमाल करके कभी भी सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। सेंजो यही गलती कर रहा था। वो जेन को इम्प्रेस करने के लिए कभी फ्लावर बुके भेजता तो कभी कुछ और, लेकिन सेंजो से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद जेन को उस पर ध्यान देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो सिर्फ अपने काम में फोकस थी। और जब वो सेंजो के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी तो वो खुद ही जिन से ऑफिस मिलने जाने का डिसाइड करता है काम के बहाने। वहाँ पर जब वो जाता है तो देखता है कि उसका दिया हुआ फ्लावर बुके
यहाँ पर असल में सारे ऑफिस में बांट दिया है। जिन ने वो कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट सही जाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश मुझे भेज रहे हो फ्लावर बुके के लिए। इसी वजह से मैंने ये फ्लावर बुके यहाँ पर दे दिया है सारे एम्प्लॉयज़ को ही। अब सेंजो चुप हो जाता है। जिन उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो सेंजो उसे बहाना बना देता है कि वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही उससे बात करने के लिए आया था। जेन उसे जानबूझकर के और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बातें करने लगती हैं। वहाँ से लौटने के बाद सेंजो अपने ऑफिस में था। वह इंटरनेट पर यही चीज़ें सर्च कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम आ जाती है और वह इन चीज़ों को देख लेती है। वो अपने बेटे को कहती है, बेटे सारे लोग अलग होते हैं, ये बात तो तुम्हें पता ही है, और मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा करो, शायद यहाँ पर तुम्हारा काम बन जाए। सेंजो को उसके मॉम के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसकी मॉम के कहने पर उसका सेक्रेटरी जो था वह जेन को एक आइलैंड का प्रोजेक्ट देता है। जेन एक्साइटेड होकर के उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए निकलती है। सेंजो भी बहाना बना करके जेन के साथ निकल जाता है, ये कहते हुए कि वो भी तो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, यानी उसकी कंपनी, तो वहाँ जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जेन सोचने लगती है कि शायद ये सेंजो के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसी वजह से वो उसके साथ जा रहा है। वो वेट करते करते यहाँ टायर्ड होकर के सोने लगती है। सेंजो उसे अपना शोल्डर दे देता है। वो यहाँ पर जब सेन सो रही थी तो उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। नींद में जेन भी उसे कह देती है कि हाँ, वो भी उसे पसंद करती है। सेंजो इस बात से खुश हो जाता है। उस प्लेस पर पहुँच करके पूरे दिन दोनों डेट पर बाहर निकलते हैं, साथ घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। रात में होटल स्टे करने की बारी आती है तो जेन को पता चलता है उसका होटल रूम ही बुक नहीं हुआ है, और बहुत भीड़ होने की वजह से आसपास के होटल्स भी बुक हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेंजो का जो वीआईपी रूम था जेन को उसी में स्टे करना पड़ता है, लेकिन वो बेड पर सोने की जिद कर रही थी। सेंजो से छेड़ रहा था तो जेन गुस्सा होकर के कमरे से बाहर निकल जाती है। वैसे तो सेंजो से बेड पर सोने के लिए अलाउ करने ही वाला था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा वो उसे परेशान कर रहा था। यहाँ पर जेन गुस्से में कमरे से बाहर निकल करके क्लब में चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। सेंजो को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जेन के पीछे पीछे जाता है। कुछ बदमाश लड़कों ने जेन के ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था। जेन का वो फ़ायदा उठाने का प्लान कर रहे थे। सेंजो वहाँ पर पहुँचता है तो वो ड्रिंक करके जेन को वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर जिनको नहीं पता था कि सेंजो ने वो टैम्पर्ड किया हुआ ड्रिंक पी लिया है, जहाँ पर कि उस दवा की वजह से सेंजो की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो तब भी खुद को कंट्रोल कर रहा था और वह जेन का फ़ायदा नहीं उठाने का डिसाइड करता है। जेन बेड पे रेस्ट करने के लिए चली जाती है और सेंजो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो जेन उसे कहती है कि मैं सिर्फ बेड पर सोने वाली हूँ, मैंने पहले भी यही जिद किया था। सेंजो उसे कुछ नहीं कहता है, वो उसके बगल में सोने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि वो सिर्फ जेन को हक करता है। जेन उसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। सेंजो उसे कहता है कि हिलो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। तो फिर जेन उसे नहीं रोकती है। दोनों एक दूसरे को हक करके पूरी रात यहाँ पर सोते हैं, और अगली सुबह जब वो दोनों जगते हैं तो तब भी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। तभी वहाँ पर जेन को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे गुड न्यूज़ ही मिलता है। उसका एक और प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका था। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो सेंजो को भी थैंक्स बोल रही थी। वो दोनों फिर अपने आइलैंड वाले प्रोजेक्ट पर आके काम करके लौटते हैं। यान उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आता है। सेंजो बार में बीच में आ रहा था। अब जेन यहाँ पर उन दोनों से पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों ही जेन के साथ लंच करने जाने के लिए जिद पकड़ते हैं। खाने के टेबल पर सेंजो और यान के बीच जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था कि बस पूछो ही मत। दोनों ने एक दूसरे के नूडल्स को इतना ज़्यादा स्पाइसी कर दिया था कि वो दोनों ही उस नूडल्स को खा नहीं पाते हैं। और यहाँ पर जेन इन दोनों की इन हरकतों से काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वो लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन अब सेंजो को जिन से मिलने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो वो दिमाग लगाते हुए उस प्रोजेक्ट पर काम करने के बहाने जिन का असिस्टेंट बनने का
डिसाइड करता है। वैसे भी उसने एक प्रोजेक्ट के लिए जेन को अपना असिस्टेंट बनाया था ना, ऐसे बहाने वो जेन के साथ रह पाएगा। जेन को भी अच्छा मौका मिल रहा था सेंजो को परेशान करने का, जहाँ पर कि सेंजो ने उसे काफ़ी दिनों तक परेशान किया था। तो वो कभी उससे कॉफ़ी बुलवाती, कभी उससे पियर पैकेज ओपन करवाती और उसे थोड़ा सा वो परेशान कर रही थी। फिर भी सेंजो हार नहीं मानने वाला था। वो जेन के साथ साथ उसे डिनर कराने के बहाने उसके घर चले जाता है, जहाँ पर कि उसने जेन के लिए सच में अपने हाथों से खाना बनाया था। जेन एक्सपेक्ट नहीं कर पाती है कि असल में सेंजो सच में उसके लिए फूड कुक कर रहा है। दोनों साथ में खाना खा ही रहे थे कि तभी यान जेन से मिलने के लिए आ जाता है। जेन के लिए वो कुछ गिफ्ट लेकर के आया था। कुछ टाइम पहले ही जेन ने उसे कैजुअली कहा था कि मुझे ये गिफ्ट पसंद आया था, तो उसे देने के लिए यहाँ आया हुआ था। सेंजो को यहाँ देख करके वो थोड़ा शॉक भी हो जाता है और गुस्से में भी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर जेन दोनों को लड़ते हुए देख करके परेशान हो जाती है और उन दोनों को ही फ़िलहाल उनके घर से जाने के लिए बोलती है। अगली सुबह सेंजो उसका असिस्टेंट था, तो वो वापस से जेन से मिलने के लिए आ जाता है। दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर जेन को पता चलता है कि उसका जो ये सब कुछ ये है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है और साथ ही में जिन लड़कों ने उसे क्लब में परेशान करने का कोशिश किया था, तो वहाँ पर सेंजो ने वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया था। इस बात से यान बहुत ही खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। सेंजो से वो पूछती भी है कि आखिरकार वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। इस बात पर सेंजो उसे कहता है क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त है। शायद उसे वो याद नहीं है, लेकिन वो उसे पसंद करता था तब भी और अब भी। इसी वजह से वो यहाँ पर उसके लिए इतना सब कुछ शुरुआत से कर रहा था। साथ ही में उसके साथ रहने की वजह से वो उसे पसंद भी करने लगा था। जेन उसकी बात सुनकर के थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। कहती है, आज तक मैं कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रही किसी काम के लिए, इसीलिए प्यार मोहब्बत क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। बट थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से। दोनों यहाँ से अब एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। इस बार जब जेन सेंजो की फैमिली से मिलने के लिए जाती है, तब उसके फादर भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था ना कि जेन इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। इसी वजह से सेंजो भी तो इन सारी चीज़ों को देख करके हंसी रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था ये बात जेन को नहीं पता था। खाना वाना खाने के बाद सेंजो जेन को घर छोड़ता है, जहाँ पर कि उसे उसके पेरेंट का कॉल आता है और वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब जेन उनसे मिलने के लिए जाती है, उसके मॉम डैड को पता चल चुका था कि सेंजो और जेन रिलेशनशिप में हैं। उन पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। जेन कहती है कि वो सेंजो से सच में प्यार करती है। आखिरकार सेंजो से क्या प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बताइए। तब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि असल में जो सेंजो के डैड है, उन्होंने उनकी कंपनी को इतना बुरा हालत किया था, इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि जेन यहाँ पर सेंजो के साथ रिलेशनशिप में रहें। जेन ये बात जान करके शॉक हो जाती है। वो सेंजो को सारी बातें क्लियर करती है। सेंजो को खुद नहीं पता था उसके फादर ने ये सब कुछ किया है। और जेन को क्लैरिफिकेशन देने के लिए तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि चलो, आई नो ये मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे फादर ने ये सब कुछ किया है, तो तुम जस्टिफिकेशन तो डिज़र्व करती हो। वो अपने फादर से उससे मिलने के लिए ले करके जाता है और अपने फादर पर बहुत गुस्सा करता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि आप किसी का घर ही बर्बाद कर दो। और मैं यहाँ पर ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप दोबारा कभी जेन की फैमिली को इस तरीके से परेशान करें, तो वरना मैं आपको जेल भेजने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचने वाला हूँ। वो क्लियरली जेन का यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था, मैं उसका यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहा था, जहाँ पर कि जेन को क्लेरिफाई हो जाता है कि असल में सेंजो सच में उससे प्यार करता है, जिसकी वजह से कि वो अपनी फैमिली से भी लड़ने के लिए तैयार था। अब सेंजो के फादर का तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब बारी थी जेन के मॉम डैड से मिलने का। उनसे मिलने के लिए जाता है। उनसे पहले तो सॉरी बोलता है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था उसके फादर ने इतना सब कुछ किया है। दूसरी बात, वो यहाँ पर अपना सिंसियरिटी दिखाने के लिए अपनी कंपनी का 50% शेयर ऑलरेडी जेन के नाम कर चुका था। साथ ही में जेन के फादर की कंपनी के लिए एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर के आया था। जब उसकी फैमिली को पता चलता है कि सेंजो असल में जेन से प्यार करता है और उसे लेकर के कितना ज़्यादा सिंसियर है, तो फिर वो लोग भी उसे माफ़ करके उनके रिलेशनशिप को हाँ कह देते हैं। इसके बाद सेंजो और जेन दोनों एक हो जाते हैं। कहानी के एंडिंग में दोनों शादी का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी,
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।